बताया था कि आपको किस तरह से इसको पढ़ना होगा। पहली फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग में नोट्स होते हैं। तो एनसीईआरटी बेसिकली 2 से 3 बार में पढ़ी जाती है। तो नंबर 1 जो हमारी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, 2 से 3 बार में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हर किताब का एक पर्पस होता है। बिना किताब को समझे, बिना किताब को जाने, उसकी लैंग्वेज को जाने, आप कभी भी किताब पढ़ नहीं सकते, और पढ़ भी लोगे तो कभी भी उसका आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब सिंपल सा फंडा हम लोग यहां देख रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। वो है, इस महत्वपूर्ण किताब को सबसे पहले आप पूरी एक थॉरो रीडिंग कर जाएं। बस आप पढ़ जाएं, जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, उस तरह से इसको पढ़ जाएं। जब फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप सेकेंड रीडिंग में नोट्स की तरफ आए। तो लास्ट मैंने क्लास में आपको बताया था, यूट्यूब पे भी पढ़ी है, हमारी ऐप ओजांग एडू पे भी पढ़ी है, आप उस क्लास को वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहां शुरू करें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि कैसे आप जो है वो इससे अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। रेडी हो जाए, तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, और अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब जब नोट्स बनाने की बारी आती है तो स्टूडेंट इसको उठाता है, पढ़ना शुरू कर देता है, और लाइन बाय लाइन इसके कई बार अंडरलाइन करता है, और वही उठाकर पॉइंट्स अपनी कॉपी में रख लेता है। ये क्या होता है, तो शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी 52 बुक्स हैं, राइट, 52 बुक्स हैं, और जब आप 52 बुक्स के 3000 प्लस पेजेस के जब आप नोट्स पढ़ के नोट्स बनाने की बारी आती है, तो ये कितना तकलीफ दे काम हो जाएगा। और आप नोट्स का अंदाजा लगाइए कि वो कितने मोटे गट्ठर की तरह होगा तैयार। और सबसे बड़ी बात, आपने लिख भी लिया तो आप उसको पढ़ोगे और याद कब करोगे, रिवाइज कब करोगे, टेस्ट कब दोगे उस पर, और अगर उसमें कुछ नया जोड़ना है तो उसको आप कैसे जोड़ोगे, आप इसका अंदाजा लगाओ। यही सबसे बड़ा चैलेंज एनसीईआरटी के साथ होता है। एनसीईआरटी किताबें पढ़ने में बहुत आनंददायक होती है, और मुझे ख्याल से बहुत से बच्चे इसको पढ़ भी डालते हैं, लेकिन जितनी तेजी से उसको पढ़ते हैं, अगर आप उसके नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो ये किताबें आपके किसी भी काम की नहीं होंगी। ये बात आप याद रखिएगा। सो एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है, एनसीईआरटी के साथ बीटीएल यानी बिटवीन द लाइन, एलडब्ल्यूएमआई नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है कि इस किताब को पढ़ें कैसे, और इस किताब को पढ़ने के साथ साथ इसके नोट्स कैसे बनाएं। फिर मैं आपको बताऊंगा इसको याद और रिवाइज कैसे करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है। रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, यस सर वी आर रेडी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है और हम इसके लिए तैयार हैं। साथ ही साथ बताता चलूं, एनसीईआरटी परंपरा में हमारे बहुत से स्टूडेंट जुड़े, और इस बार जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है वो है एडवांस एनसीईआरटी बैच, राइट। तो उसकी फीस कल से जो है वो 5,999 हो जाएगी, बट आज तक जो इसकी फीस है 31 तक, आपको पता था कि हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 50%, तो ये काफी कम है ये डिस्काउंट, और आप इसके माध्यम से काफी अच्छी जानकारियां जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। सो नो इट इज वन ऑफ द बेस्ट बैच, जहां पर इस बार हम एडवांस बीटीएल लेकर आ रहे हैं, एडवांस नोट्स लेकर आ रहे हैं, नए टॉपिक्स को हम ऐड ऑन कर रहे हैं। सो आज अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आज आपको ये जो है वो 5100 में ये बैच आपको अवेलेबल है। तो चलिए कल से हम इसकी जर्नी को देखेंगे क्या करना है। सो रेडी, पेन और पेपर के साथ। तो सबसे पहले, जैसे आपने देखा हो कि मान लीजिए हमारा ये चैप्टर है, बड़े ध्यान से समझते जाओ। जो भी आज स्टूडेंट हैं वो बहुत आज उनको मजा आने वाला है, और ये किसी भी बुक के साथ कर सकते हो आप, चाहे नक्शबीगान पढ़ रहे हो, आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, रमेश सिंह पढ़ रहे हो, विपिन चंद्रा पढ़ रहे हो। तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने में इजी होती हैं। स्टूडेंट को लगता है कि उसने एक रीडिंग कर ली तो वो एनसीईआरटी का मास्टर बन गया, लेकिन आज आपको ये समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के बेस क्या होते हैं और किस रूप में हमारे पास चलते हैं। तो चलिए मान लीजिए आज हम पहले ही चैप्टर के बारे में बात करें, जिसके बारे में मैंने बताया था कि कैसे पढ़ना होता है। तो मैं इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, तो उसका पर्पस कैसे डिफाइन करना होता है, उसको कैसे आगे लेके चलना होता है, ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जानते हैं। अब मान लीजिए हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी चैप्टर नंबर 1 है। तो ये किताब आपके पास पड़ी, सबसे पहले एक रशीदास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक इंटरैक्टिविटी दी गई है। पहले किताब को समझो कि ये बेसिकली जो हमारी इतिहास की किताब है या ज्योग्राफी किताब है वो है क्या। तो 6, 7 की 8 की किताब को आप सबसे ज्यादा डिस्कार्ड करते हैं, आपको लगता है ये तो बच्चों की किताब है, लेकिन एक्चुअली में जो पिछले कुछ वर्षों से क्वेश्चन का जो बारंबारता है, जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इन्हीं 3 सालों की किताब में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसको मिस कर देगा वो फैक्ट तो याद कर लेगा लेकिन सब्जेक्ट को समझ नहीं पाएगा।
तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर जानकारी रखते होंगे कि यूपीएससी में फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं, तो ये हमारा पहला चैप्टर है। तो बेसिकली चैप्टर की शुरुआत होती है इंटरैक्टिविटी से, क्योंकि एनसीईआरटी के बारे में यहां दिया हुआ है, इन्होंने बताया कि हम आपसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, ये एनसीईआरटी कहता है। तो जरा ध्यान से देखो, फाइंडिंग आउट, अब इसमें दिया हुआ है कि एक्चुअली इतिहास में हमें क्या पता चलता है। फिर दिया है हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने अतीत के बारे में कैसे जानकारी। एक पैराग्राफ आपके सामने मैं दिखाता जा रहा हूं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो मेरे हाथ में इंग्लिश की किताब है तो मैं आपको ज्यादा देर, तो ये सेम है, ऐसी कोई भाषा की इसमें समस्या नहीं है, हिंदी में भी सेम टू सेम आती है, इसका अनुवाद होता है, कोई समस्या नहीं आती है। अब मैं यहां आज आपको बहुत मैजिकल चीज, आप ये चैप्टर देखते जाओ, अभी देखना इसका नोट्स आधे पेज के अंदर सिमट जाएगा। आज आपको LWMI की पावर सिखाऊंगा, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन की पावर होती क्या है, और कैसे हिंज किया जाता है, कैसे हुक किया जाता है, और कैसे जो है वो एक ऑर्गेनिक नोट्स बनाया जाता है। ऑर्गेनिक मतलब बढ़ने वाला नोट्स, जो फ्लो के साथ होता है। आज आपके साथ बहुत कुछ बदलेगा। पहले देखो ध्यान से क्या चैप्टर्स, तो मान लो हमारे यहां दिया हुआ है कि पहले हम जो थे वो हम यहां पढ़ते, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, what people ate, the kind of clothes they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of herders, farmers, rural merchant, priest, craft person, artist, musician and scientist. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. यानी ये बता रहा है कि हम इतिहास को किन रूपों में, किन साक्ष्यों में, एविडेंसेस के हिसाब से समझ सकते हैं। अब जरा समझना कि नोट्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, तो अगला टॉपिक दिया वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग कहां रहा करते थे, क्योंकि आवास जो होता है, जिसे हैबिटेट यानी अधिवास कहते हैं, आवास जो होता है वो हमारी सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो हमारी परिवार प्रजनन के साथ जुड़ा होता है, और उसी में स्पेसीज के रूप में हम एक ताकतवर स्पेसीज के रूप में उभर कर सामने आते हैं, ठीक है। अरे हिंदी इंग्लिश का मतलब नहीं है भैया, हिंदी में तुम हिंदी उठा लो, तुम्हारे पास है कि नहीं है तो हिंदी में लिख लो, कोई समस्या नहीं, सेम आती है। समझो हम बोल रहे हैं, हम भोजपुरी में बोलते हैं भैया, क्या तुम्हें टेंशन पड़ी है, बोल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, तो ज्यादा घबराओ नहीं हिंदी इंग्लिश को लेके। अब तो इन्होंने बताया कि रिवर नर्मदा के पास, नदियों के पास हम ज्यादा रहा करते थे, क्योंकि नदियों के रूप में हमारे पास जो है जलोढ़ मिट्टी रहा करती थी। सभ्यताओं के विकास में नदियों का बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, नदी घाटियां बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम यहां पढ़े, तो हम इसमें बताते थे हम कैसे जो शुरुआती दौर में हम केवल संग्रहण करता थे, हम फल वल सब इकट्ठा करते थे, फिर धीरे धीरे हम स्किल्ड हुए और मानव के विकास की हम जो है यात्रा में आगे बढ़ गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी बतिया समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बस हमारी बतिया समझ में आ रही, बहुत बड़ी बात है। तो दिमाग खोल के रखो, कान के साथ साथ दिमाग भी खोल के रखो, बात समझ में आनी चाहिए। हिंदी अंग्रेजी की लड़ाई मत लड़ो। तो फिर उसके बाद हम किस तरह से जानवरों का शिकार करने लगे, हमने जड़ों को इकट्ठा किया और किस तरह से हम धीरे धीरे समाज के रूप में आगे विकसित गए। ये सिंपल सी बुक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे, फिर अगला जैसे चैप्टर का दूसरा हिस्सा आ गया कि भारत का नाम कैसे पड़ा, नेम ऑफ द लैंड, हम इसको भारत क्यों कहते हैं, हमारी कंट्री है, ठीक है। तो ईरानियन क्या कहते थे, सिंधु इन संस्कृत कहा गया, ठीक है। ग्रीस में इसको क्या कहा इसके बारे में इसमें जो है जानकारी दी गई है कि नेम भारत वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, कि जो उत्तर पश्चिम में रहते थे वहां के रहवासियों को भारत कहा गया। फाइंडिंग आउट द पास्ट, कि हम अपने अतीत के बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं। हाँ भाई, हम मैन्युस्क्रिप्ट से, रिटन तथ्यों से, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो हम यहां से ले सकते हैं कि बोला गया मनु, इसका मतलब होता है रिटन बाय द हैंड। तो इन सब चीजों के बारे में हमारी जानकारी ये किताब दी हुई है। अब इस तरह से ये मान लो पहला चैप्टर तुम्हारा दिया हुआ है, तो पहले चैप्टर जो है इसको ध्यान से देखो, 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये कुल मिलाकर 8 और 9, तो ये 9 पेज के अंदर, और ये 10वां, तो 10 पेज के अंदर ये पहला चैप्टर दिया हुआ है। यहां जाकर पहला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अब ध्यान से साइंटिफिक तरीका देखो, तो इस 10 पेज का है। अब 10 पेज में स्टूडेंट क्या करता है, इसके नोट्स पहले इसको पढ़ता है, इसके नोट्स बनाता है। अब ये नोट्स बनाता है कम से कम 5 पेज में, यानी 10 पेज की ये चैप्टर इसने पढ़ा। मुझे बताना अगर कुछ गलत हो तो बताना। तो इसमें 4 या 5 पेज के वो नोट्स बनाता है, जो कि काफी बल्कि हो जाते हैं, और एक्चुअली में जो इसमें लाइनें लिखी गई होती हैं उसको वो एज इट इज लिख देता है या उसको थोड़ा शॉर्ट कर देता है। अब आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं एक ऐसा पावरफुल टूल, ऐसा महत्वपूर्ण टूल जो आपके पढ़ने, नोट्स बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा।
एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, ये ढेर सारी चीजें आपके सामने लिखी थी, मैंने आपको पढ़कर भी बता दिया। अब मैं आपको पावर ऑफ LWMI बताने जा रहा हूं, जिसके बेसिस पे उजांग IAS एकेडमी के स्टूडेंट जो है अब ना PDF मांगते हैं ना कोई और चीज पढ़ते हैं, वो मेरे साथ ऑर्गेनिक नोट्स बनाते हैं। उनके नोट्स उनकी कॉपियों में नहीं होते हैं, दीवारों पर होते हैं। बहुत आपने देखे होंगे, वीडियो बहुत शेयर करता रहता हूं मैं, और वो हर समय अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस चीज को समझते हैं। अब मैं इसी के ही LWMI नोट्स आपके सामने, जिस बेसिस पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो कहता है कि हम इतिहास के साक्ष्य कहां से लेते हैं। तो अब लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मेथड को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मैं ये दिखा दिया। अब सिंपली उस इंफॉर्मेशन को मैं आधे पेज में, मेरे साथ बना लो, आधे पेज के अंदर लेकर आता हूं, सिंपली हाफ पेज, और ये कॉपी से निकालो और दीवार पे चिपका दो। पूरा चैप्टर 10 पेज तुम्हारे सामने दिखाया, 10 पेज है, इसमें कोई साक्ष्य छुपा नहीं है। आप अपने हाथ में किताब रख क्यों दिखा लो। अब इसको आधे पेज पे कैसे या एक पेज पे कैसे लेकर आते हैं, बस अपनी कॉपी को ऐसे की बजाय ऐसे कर लो, सिंपल ऐसे कर लो। अब देखो, अब उस इंफॉर्मेशन को मैंने LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, यानी मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन मुझे फ्लो और हुक में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब देखो नोट्स बनाने का तरीका और आप कैसे कम समय में ज्यादा चीजें याद कर पाओगे। तो पहला चैप्टर था वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहां रहते हैं, यही तो टॉपिक था। अभी दिखाया तुम्हें, देखो ये किताब में था। तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, तो मैं तो तुम्हारे जीवन जैसे, इसमें दया से मैंने शुरू किया, आपको पता है फेमस CID सीरियल। तो मेरे पढ़ाने के स्टाइल में कहानियों के रूप में पढ़ाता हूं। तो वेयर डिड पीपल लिव, हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। तो हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो मैंने इसको समझाने के लिए क्या बना, एक फनी स्टोरी बना दी कि जैसे इसमें क्या होता था, ACP प्रद्युमन बोलते थे ना, द CID सीरियल आता था, कुछ तो गड़बड़ है दया, कहीं साक्ष्य छुपा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इससे मेरे स्टूडेंट को क्या हुआ कि मेरा स्टूडेंट ने एक इसको रिलेट कर लिया। तो नोट्स में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्री इंफॉर्मेशन, आज आपको पता है इसके बहुत मीम्स बनते हैं। आप मेरे ख्याल से आपके दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे तब से सीरियल आ रहा होगा, ठीक है। दया आज भी जो है दरवाजा खोलता नहीं तोड़ देता है। तो ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे आसपास होंगी। अब इसको हम लोग NLP में एसोसिएशन बोलते हैं, यानी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ इसको जोड़ देना, ये कभी नहीं भूलता। तो इतिहास क्या होता है, इतिहास हमेशा साक्ष्य पर। अब इस बात को कहने के लिए मैंने सिर्फ एक फोटो लगा दी कि वो जो है ACP प्रद्युमन, जो आज तक ACP के ऊपर प्रमोट ही नहीं हुआ, 20 साल में लोग सर्विस खत्म हो जाती है, ये ACP के ACP रह गए, ठीक है। और दया आज भी जो दरवाजा इसे तोड़ रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब वी नीड एविडेंसेस। तो हिस्ट्री कैसे देखी जाती है, एविडेंसेस। तो उसमें जो टाइटल था कि हमें अपने अतीत के बारे में कैसे पता चलता, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। कुछ पत्र होते हैं, कुछ शिलालेख होते हैं, कुछ अवशेष होते हैं, और इसके दम पर हमें यह मिल जाता है। फिर एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के एविडेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहां रहा करते थे, ठीक है। तो लोग रहने के दौरान शुरुआत में हमारे पास कोई समाज नहीं था, कुछ भी हमारे पास नहीं, हम घुमंतु थे। तो हम घुमंतु थे, तो पीपल ट्रेवल, तो मैंने सिर्फ 2 शब्दों का प्रयोग किया, पीपल ट्रेवल, लोग हमेशा यात्री यानी चलायमान रहा करते, घुमंतु रहा करते थे। क्यों, तुरंत वाई, क्यों। तो मैंने उस पूरे पैराग्राफ को सिर्फ 3 शब्दों में तोड़ा है। पहला, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ था, तो इन सर्च ऑफ फूड यानी खाने की तलाश में। प्लेस टू लिव, रहने की सही जगह के रूप में, ठीक है, मतलब जहां जलवायु अनुकूल हो, जहां थोड़ा सुरक्षा हो। और तीसरा, टू एस्केप नेचुरल कैलेमिटीज, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं, चूंकि हमारे पास तो में घर नहीं हुआ करते थे, पक्के मकान नहीं थे, तो प्राकृतिक, अब बारिश बहुत हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इनसे बर्फबारी हो रही थी, इनसे बचने के लिए। तो जहां बर्फ गिर रही, अभी भी बहुत से, तुमने देखा होगा, बहुत से जनजाति होते हैं, बहुत से ऐसे हमारे ट्राइबल ग्रुप हैं, जैसे कश्मीर में ये बर्फ गिरी तो वो नीचे आ जाते हैं, फिर गर्मियां बढ़ती हैं तो ऊपर की तरफ पहाड़ों पे चले जाते हैं। तो अब आप क्या हुआ, इस पूरी पैराग्राफ को मैंने सिर्फ 3 शब्दों में लिख दिया, सिर्फ 3 शब्दों में। पीपल ट्रेवल, वाई, इन सर्च ऑफ फूड, प्लेस टू लिव, टू एस्केप नेचुरल कैलेमिटी, बस खत्म। पूरा पैराग्राफ सिर्फ 3 वर्ड में आ गया। इसको बोलते हैं LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। मेरी सारी क्लासेस, मेरे बच्चे अगर मुझे सुन रहे होंगे जानते हैं सारी क्लासेस ऐसे चलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा हो गया कि आपने उसका निचोड़ निकाल लिया, क्विक हो गया, बहुत कम टाइम में बना, और आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर मुझे कल इसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन जोड़नी है, मैं इसको जोड़ सकता हूं, तत्काल जोड़ सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन क्या हिस्ट्री वर्तमान से रिलेट नहीं हो सकता। मेरा स्टूडेंट तो आज अभी देखो, आज पढ़ा के आया हिस्ट्री, और अभी यूक्रेन वॉर और ताइवान के साथ खिंचाते आज बता दिया। अब मान लो टू एस्केप नेचुरल कैलेमिटीज, हिस्ट्री कहता है कि जब हम घुमंतु थे, जब हम आदिम थे, तब हम नेचुरल कैलेमिटीज से बचने के लिए हम क्या करते थे, घूमते थे।
अब आज जलवायु परिवर्तन तुम्हारे सर पे खड़ा है। आज ब्रिटेन जल के राख हो रहा है, इजराइल में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, कहीं बहुत बर्फबारी हो रही, कहीं बहुत बारिश हो रही है, पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब गया। अब बताओ, लोगों को अपना स्थान छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा? हां या ना, मुझे बताइए। आज जाना पड़ेगा। देखो, इतिहास खुद को दोहराता है, तुमने सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जब मैं पढ़ाता हूं तो ये नहीं कहता कि इतिहास हमें तथ्यों की जानकारी देता, मैं ये बताता हूं कि इतिहास हमें बताता है कि भविष्य में तुम्हें कैसे रहना है। इतिहास हमें सिखाता है भविष्य में तुम्हें कैसे रहना है। यही इतिहास की सबसे खूबसूरती बात है। टीचर अगर तुम्हें उठा ले जाए वहां से तो तुम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा आप मुझे बताइए। आज नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से दुनिया के बहुत ढेर सारे लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं या नहीं हैं? वो क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज हैं या नहीं है? ये पॉइंट दोबारा लिख सकते हो तुम। ये होती है LWMI की ताकत, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक नोट्स। सोच रहे हो तुम्हारा दिमाग कहां तक जा रहा है? तुम इतिहास के प्रारंभ में आने वाले भविष्य की चीज को लिख सकते हो। ये होती है पावर ऑफ इंटरलिंकिंग, यानी अंतर विषयक ज्ञान। सुना तुमने बहुत होगा, अंतर विषयक पढ़ना पड़ता है, फलाना पढ़ना पड़ता है। ये होता है अंतर विषयक ज्ञान, कि आप अतीत और भविष्य दोनों को जोड़ने की पावर रखते हो। अभी देखो, अभी क्लास तो शुरू की है, इसका अंदाजा देखो। फिर उसमें बताया गया, जो पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ा था, कि हम नदियों के किनारे रहा करते थे। अब उसके लिए पूरा एक पैराग्राफ दिया था, आपने पढ़ा होगा उसको। अब जरा ध्यान से देखो, ऑन द रिवर ऑफ बैंक्स, तो हम नदियों के किनारे रहा करते थे। वाई, क्यों? कौन सी नदियां? गंगा। ठीक है, गंगा के किनारे मगध साम्राज्य था, उस समय का सबसे बड़ा किंगडम था। नर्मदा, तो जो संग्रहण करता थे, आज भी बहुत सी जनजातियां वहां रहा करती हैं। ठीक है, और सिंधु नदी। तो ये जो नदियां थी, वहां पर जो है वो ढेर सारे लोग अपना रहा करते थे, फर्टाइल सॉइल मिलती थी, और जो है वहां पर उपजाऊ था, नदियां परिवहन किया करती थी, एलुवियल सॉइल हुआ करती थी। तो इन सभी कारणों से पूरा पैराग्राफ 1 2 3 खत्म हो गया। ये 3 पॉइंट में क्यों नदियों के किनारे कौन रहता था, क्यों रहता था, खत्म। ठीक है, फिर पहाड़ियां, किस प्रकार की पहाड़ियों में लोग रहा करते थे? विंध्य मध्य भारत में, गारो आज भी नॉर्थ ईस्ट में है, और सुलेमान पहाड़ियां जो नॉर्थ वेस्ट में है। तो यहां पर भी हम पाए जाते थे। अब अतीत के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती थी? तो उस समय के लोग शिकारी थे, किसान थे, शासक थे, या पुजारी वर्ग से थे। ठीक है, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे ये बताया गया था। समय इतिहास बताता है कि किस तरह से कपड़े, किस तरह से अनरखा हुआ करता था, महिला और पुरुष के क्या कपड़े हुआ करते थे। इतिहास के बारे में हमें कालखंडों के विषय में जानकारी मिलती है। लो, हो गया। सिंपली 2 पिक्चर से मैंने समझा दिया। ये उस समय का था, जैसे उस समय वस्त्र पहने जाते थे, तो उस समय वस्त्र जो है संपूर्ण रूप से शरीर को धारण करने वाले, जैसे आज ये फटी जीन्स पहनी जाती है, तो ये आज का फैशन है। उस समय फटी जीन्स नहीं पहनी जाती, उस समय फटे कपड़े जो है वो निर्धनता का प्रतीक हुआ करते थे। आज वो फटैया जीन्स जो है वो ज्यादा महंगी मिलती है, वो ज्यादा जो उसको टॉन जीन्स और पता नहीं कौन सी स्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये आज ज्यादा कॉस्टली, लोग बताते हैं कि बहुत ज्यादा महंगी है। लेकिन उस समय क्या था? उस समय के काल में इसको जो है वो एक निर्धनता का सूचक कहा जाए। जब संपन्न परिवार होता था तो वो सिल्क या कॉटन या जो भी कपड़े होते थे वो पहनते थे।